हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 14 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपकी आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता और आपका जो सोचने का तरीका है ना, वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, यह तेलंगाना का है तेलिया रुमाल जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जीआई टैग का पूरा नाम क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग का पूरा नाम है। और बात करते हैं इस तेलिया रुमाल की, तो इसे कैसे बनाया जाता है। कपास के कपड़े पर जटिल हस्त निर्मित काम से यह तेलिया रुमाल बनाया जाता है और यह प्रक्रिया जटिल है और केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाई जा सकती है। और यह डिजाइन 3 विशेष रंगों में बनाए जाते हैं। इसमें लाल, सफेद और काले रंग शामिल है। और यहां आप देख सकते हैं, यहां के जो तेलंगाना के इस तरह के जो लोग हैं जो इस कला को जानते हैं वो ही यह तेलिया रुमाल बना सकते हैं। और बात करते हैं तेलंगाना की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, तेलंगाना है वो यहां पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना का गठन कब किया गया? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया और तेलंगाना की कैपिटल का नाम है हैदराबाद। तेलंगाना की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तो तेलंगाना से आप इतनी बात याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत रहा है 74वें स्थान पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 74। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट WEF फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के आधार पर 115 देशों को स्थान दिया गया है और इसमें भारत रहा है 74th रैंक पर। और इसी रिपोर्ट से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है? तो स्वीडन इसमें टॉप पर है और स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर, फिनलैंड है तीसरे स्थान पर। और इसी रिपोर्ट की बात करें तो यह रिपोर्ट जारी की है WEF ने, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और हिंदी में कहे तो विश्व आर्थिक फोरम। इसके स्थापक कौन है? तो क्लाउस स्वाब, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और WEF की स्थापना 1971 में हुई और WEF का मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। और अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वी विद्यावती को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वी विद्यावती। और वी विद्यावती जो एक IAS अधिकारी है और वह 1991 बैच की कर्नाटक काडर की एक अधिकारी है। विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत रहेंगी। उनकी नियुक्ति की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से की गई है और वो अब बन गई है हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिदेशक। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है और इसका मुख्यालय हमारी कैपिटल नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई और इसके स्थापक कौन थे?
अलेक्जेंडर कनिंघम, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में सुर्खियों में रही सालवन निम्न में से किसकी एक प्रजाति है? सालवन जो एक कछुए की प्रजाति है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कछुआ। तो सालवन कछुआ सुर्खियों में क्यों रहा? तो देखिए, हाल ही में एक अध्ययन में बांग्लादेश, भूटान एवं नेपाल के साथ साथ भारत के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है और अध्ययन में पाया गया कि पूर्वोत्तर भारत में संरक्षित क्षेत्रों जैसे भंडार अभयारण्य आदि में सालवन कछुओं का प्रतिनिधित्व कम से कम है, यानी कि इनकी जो आबादी है वो हाल ही में कम हो रही है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है झूम कृषि, यानी कि जंगलों को जलाने के बाद जो कृषि के लिए भूमि तैयार की जाती है उसे कहते हैं झूम। तो यह प्रजाति पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि वाले क्षेत्रों में निवास करती है और IUCN के अनुसार आने वाले 90 वर्षों में इन प्रजातियों की आबादी लगभग 80% तक गिर सकती है और इसीलिए इस प्रजाति हाल ही में सुर्खियों में रही। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र कोविड-19 महामारी से निपटने में अपना योगदान दे रहा है? तो पहले तो आप NCPOR का पूरा नाम यहां पढ़ लीजिए, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, और वो हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए हमारे सरकार की मदद कर रहा है और यह स्थित है गोवा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोवा। तो देखिए, NCPOR का पूरा नाम नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र इसका हिंदी में नेम है। और इस केंद्र के वैज्ञानिकों एवं रिसर्च स्कॉलर्स ने कोविड-19 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को मानते हुए उचित सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए विभिन्न प्रयोगशालाओं में महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक कार्य किए हैं और इसीलिए NCPOR सुर्खियों में रहा। तो NCPOR जिसका हेडक्वार्टर स्थित है यहां गोवा में, आप यहां होर्डिंग्स भी पढ़ सकते हैं। तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी कि राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र का गठन एक स्वायत्त शासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में किया गया था और यह केंद्र गोवा में स्थित है और यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो याद रखो, और इसका जो कार्य है वो कुछ खास है इसी तरह। तो देखिए, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इसको अंटार्कटिका में भारत के स्थायी स्टेशन जिसके नाम है मैत्री एवं भारती के रख रखाव सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वयन एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है और इसीलिए आपको इतना याद रखना है। और जब भी बात आती है गोवा की, तो गोवा राज्य का गठन कब किया गया और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, गोवा के राज्यपाल कौन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, साथ ही गोवा की कैपिटल का नाम क्या है, वो मैंने आपको कई बार बताया है और यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में अंगदान करने वालों की संख्या बहुत ही कम है? तो अंगदान करने वालों की संख्या बहुत ही कम हमारे ही देश भारत में है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। लेकिन हाल ही में यह क्वेश्चन जब सुर्खियों में आया तो न्यूज़पेपर में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा था। उसमें लिखा है कि प्रति 10 लाख की आबादी पर स्पेन में 36 लोग, क्रोएशिया में 35 लोग और अमेरिका में 27 लोग अंगदान करते हैं। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 0.16 लोग अंगदान करते हैं और इसीलिए यह आर्टिकल से हमें पता चलता है कि हमारे भारत देश में जो अंगदान का मामला है और इसी से जुड़ी जो बात है वो हमारे भारत देश के लोग नहीं समझ रहे हैं। भारत में प्रति वर्ष लाखों लोग अंग प्रत्यारोपण का इंतजार करते करते मृत्यु को प्राप्त करते हैं और इसीलिए हमें इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए।
तो देखिए, मार्च 2020 में अंगदान तथा प्रत्यारोपण करने के मामले में महाराष्ट्र ने तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है। तो सबसे अव्वल नंबर पर रहता है तमिलनाडु अंगदान मामले में और भारत में, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र ने पीछे छोड़ दिया है। और हमारे भारत में जो नाटो नामक ऑर्गेनाइजेशन है वो इस अंगदान के मामले में अवेयरनेस फैला रहा है। तो नाटो का पूरा नाम होता है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे भारत देश में 30 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो यह 30 नवंबर भी आप याद रख लीजिए। और अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। कोविड-19 महामारी के दौरान गत कितने वर्षों में पहली बार भारत के कार्बन उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है? तो लगभग पिछले 40 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई हो। तो देखिए, हाल ही में कार्बन ब्रीफ नामक एक वेबसाइट द्वारा प्रकाशित विश्लेषण के अनुसार मार्च माह में कार्बन उत्सर्जन में कुल 15% की गिरावट आई है और अप्रैल माह के प्रथम 3 सप्ताहों में 31% तक गिर गया है। तो आप सबको पता है कोई कोविड-19 के संक्रमण के कारण हमारे बहुत से जो उद्योग है वो बंद है और जो वाहनों का यातायात है वो भी रुक चुका है। तो इसी के कारण यह कार्बन उत्सर्जन भारत में कम हो गया है। और यह एक वेबसाइट कार्बन ब्रीफ पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। और देश में कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण मुख्य रूप से बिजली और परिवहन क्षेत्र के कारण होता है। पहली बार मार्च में कोयले से चलने वाले बिजली उत्पादन द्वारा उत्पन्न बिजली में 15% की कमी आई है। साथ ही मार्च में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह भी अच्छे समाचार। और बात करते हैं अब 8वें क्वेश्चन की। जल जीवन मिशन के तहत निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसी पैटर्न के कई सारे क्वेश्चन हाल ही में क्लास 1, क्लास 2 एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। तो दोनों सेंटेंस को हम पहले ध्यान से पढ़ ले। मिशन का उद्देश्य हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। जी हां दोस्तों, जल जीवन मिशन के बारे में जब तक मैंने पढ़ा है तो हर घर को पीने के पानी को उपलब्ध कराने हेतु यह जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है। और दूसरा सेंटेंस है मिशन का उद्देश्य प्रत्येक शहरी परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करना है। तो यहां कुछ गलत है क्योंकि इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करना है। यानी कि यह सेंटेंस हो गया गलत। यानी कि इसमें से केवल नंबर 2 नंबर का जो सेंटेंस है वो गलत है। यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन बी। तो यहां हम जल जीवन मिशन के जो वर्तमान इश्यू है इसकी बात करें। जम्मू और कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने साल 2022 तक हर ग्रामीण नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू करने की योजना तैयार की है। और जम्मू कश्मीर को जल जीवन मिशन के लिए कुल 680 करोड़ रुपए दिए गए हैं और बहुत से घरों में नल कनेक्शन पहुंच भी चुका है। तो बात करते हैं हमारे इस मंत्रालय की। तो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? रतनलाल कटारिया। तो हमारी चैनल पर हमारे भारत के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़ा हुआ एक वीडियो अलग से नीचे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आप जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग किसने लॉन्च किया है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए यूनाइटेड वी फाइट नामक एक सॉन्ग लॉन्च किया है। हमारे बहुत से जाने माने सिंगर इसमें शामिल है और यह गीत लॉन्च किया है ICCR ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ICCR। मैंने कल ही शाम इस सॉन्ग को सुना, बहुत ही अच्छा लगा। ICCR का पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। हिंदी में कहे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा यूनाइटेड वी फाइट नामक एक नए गाने का अनावरण किया गया है। और इस गाने को भारत के जाने माने कंपोजर,
संगीतकार और सिंगर्स ने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देने के लिए यह सॉन्ग जारी किया है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए हॉप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हॉप पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड राज्य की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। लेकिन क्वेश्चन में एक टर्म आया हॉप। हॉप का पूरा नाम क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर हॉप का पूरा नाम है और यह पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए हॉप पोर्टल लॉन्च किया है। हॉप का पूरा नाम हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, और जब यह पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। और बात करते हैं उत्तराखंड की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यहां पर स्थित है उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल का नाम है देहरादून। उत्तराखंड का गठन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया। उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह। और फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? वो भी उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन कहां पर? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? वो भी उत्तराखंड में। तो याद रखो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, वो भी उत्तराखंड में स्थित है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में स्थित CFTRI ने स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की विकसित की है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की, और यह विकसित की है मैसूर में स्थित CFTRI ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैसूर। तो बात करते हैं इस CFTRI की, तो पूरा नाम क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यह मैसूर में स्थित है। और इसका हिंदी में कहे तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, उन्होंने यह स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की को विकसित किया है। तो याद रखो, स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की कोविड-19 महामारी के समय लोगों को सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान कर सकती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है। और यह एक स्नैक है, यानी कि नाश्ता है, जो अच्छे सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है। और यहां आप देख सकते हैं, और इसी स्नैक्स को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। 12वां क्वेश्चन, वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन कौन करेगा? KVIC वोकल फॉर लोकल का क्रियान्वयन करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वोकल फॉर लोकल का क्रियान्वयन KVIC। तो यह क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की, और इस योजना के तहत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसी योजना के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की भी घोषणा की है। तो मैं पहले आपको बता दूं, यह वोकल फॉर लोकल, तो वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। लॉकडाउन और कोविड-19 के खतरों के साथ यह स्थानीय उत्पादन था, जिससे लोगों को अपनी दिनचर्या चलाने में मदद की। और इसमें मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शामिल है। और यह वोकल फॉर लोकल, यहां आप पढ़ सकते हैं अपॉर्चुनिटीज टू प्रमोट लोकल स्किल एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स है वो हमारी इस जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। और यहां जब बात करते हैं KVIC की, तो पूरा नाम क्या होता है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग। और उन्होंने हाल ही में इसमें रुचि दिखाई है। तो इनसे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन पिछले मंथ में करंट अफेयर में थे। वो क्वेश्चन क्या थे कि हाल ही में KVIC ने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहां शुरू किया? तो गुजरात के सुरेंद्रनगर में KVIC ने अपना पहला इस तरह का सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया है। KVIC का पूरा नाम द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो KVIC का पूरा नाम है। और इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कि निम्न में से किसने
डबल लेयर्ड खादी मास्क विकसित किया है। तो केवीआईसी ने ही इस कोविड-19 से निपटने के लिए खादी में से बना हुआ डबल लेयर्ड खादी मास्क विकसित किया है। 13वां क्वेश्चन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 9-10 जून 2020 को कहां आयोजित किया जाएगा? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9-10 जून 2020 को यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा रूस में। और यदि कोविड-19 से हालात ठीक रहे तो, और पूरे विश्व में जब कोरोना महामारी चल रही है तो हालात ठीक रहेंगे तो ही यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 13 मई 2020 को भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदेश मंत्रियों ने भाग लिया और तब बात की गई कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगला संगठन हो सकता है और इसमें टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी यह सम्मेलन हो सकता है। और बात करते हैं इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो पाकिस्तान 2017 में शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश बना था और इस ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? व्लादिमीर नोरोव। इसकी स्थापना कब की गई? 19 सितंबर 2003 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में स्थित है। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एफआईआर आपके द्वार योजना किसने शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था मध्य प्रदेश। और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सही आंसर देने वाले हमारे फ्रेंड्स है संगीता, कविता जैन, मुन्ना भाई वजाकने और कन्हैया लाल ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। साथ लिखा कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। और शैलेश कुमार तबियाड़ हमेशा पूरे सेंटेंस में इसका सही आंसर लिखते हैं। विकास कुमार जल गोविंद चाक ने भी इसका सही आंसर दिया और जाडेजा छत्र सिंह जी, उन्होंने भी जामनगर से इसका आंसर भेजा है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है वाला जया और उन्होंने भी मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल में आंसर भेजा है। वो गिर सोमनाथ यानी कि कोडीनार से है वाला जया। और मेर शीतल वो नवागाम गुजरात से है। वनकर नितिन कुमार, उन्होंने भी डिटेल में आंसर लिखा। मकवाना सोनल, डिटेल में बताने के लिए धन्यवाद। और मनोज वनकर, वो गुजरात के पूंसरी विलेज से है और वो एक मॉडल विलेज है, वहां से बिलोंग करते हैं मनोज वनकर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलीप देसाई ने इसके बारे में लिखा है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए हमारी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रही टोडा जनजाति भारत की किस पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है? यदि कल का वीडियो आपने देखा है तो आंसर पता होगा। 4 ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन चुनिए और आंसर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि टोडा जनजाति भारत की किस पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है। तो आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।